तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आई हैं। यहाँ प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी पर एक पुल की अप्रोच रोड धंस गई। इसके निर्माण को अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए थे। मीडिया में फजीहत हुई तो सरकार यहाँ मिट्टी पत्थर का भराव करने लगी। कहने को तो ये हाल बारिश और नदी में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण हुआ है, लेकिन असल में सारा मामला सीधे सीधे सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। दोस्तों, किसी भी घटना को दो तरह से देखा जा सकता है या पेश किया जा सकता है। एक होता है विक्टिम बेस्ड नैरेटिव, जिसमें हम जिसका नुकसान हुआ या जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ सहानुभूति आधारित रिपोर्टिंग करते हैं। अक्सर मीडिया में यही होता है। सरकार भी खुश और शानदार पत्रकारिता का झंडा भी बुलंद। लेकिन कहानी को कहने का दूसरा तरीका, जो अधिक सीधा तरीका है, वो है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी की नजर से। यानी अगर ये गलत हुआ तो आखिर किसकी वजह से, जवाबदेही है तो किसकी है, एक्शन हो तो किस पर हो, और नौकरी अगर जाए तो किसकी जानी चाहिए। पहले इस रील को देखिए। राज्य के कैबिनेट मंत्री, जो पीडब्ल्यूडी विभाग भी संभालते हैं, सतपाल महाराज, इसी सड़क के निर्माण कार्य की शेखी बघारने के लिए रील बना रहे हैं। नंदा की चौकी के पुल का सुरक्षात्मक एवं पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारे देश में रील कल्चर इतना पॉपुलर है कि वही ये तय करता है कि पॉलिसी कितनी अच्छी है या उसका एग्जीक्यूशन कितना शानदार हो। आप सारी लापरवाही और भ्रष्टाचार को इससे ढक सकते हैं। अगर इस मॉनसून प्रेमनगर में नंदा की चौकी के पास बनी ये अप्रोच रोड टिक गई होती तो मंत्री जी की रील उन्हें विकास पुरुष बना ही रही थी। रील में मंत्री जी, उनका फोटो और उन्हीं का वॉइस ओवर। एक पहाड़ी राज्य को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन 16 करोड़ के प्रोजेक्ट की रील बनने के 3 हफ्ते के भीतर ही ये सड़क ढह गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने कुछ इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हमारे पास यही जानकारी है। चलो, ये तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इंजीनियरों को सस्पेंड कर मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्या रील में वो इंजीनियर भी थे उनके साथ? उनकी वाहवाही भी हो रही थी? नहीं ना। तो फिर अब नौकरी सिर्फ इंजीनियरों की ही क्यों जा रही है? ऐसे मामलों में आवाज उठाने वाले देश में कम ही लोग बचे हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो विकास की रील और ठेकों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के बीच भेद करना जानते हैं। देहरादून में ऐसे मामलों पर लगातार बोल रहे अनूप नौटियाल को सुनिए। यहाँ पर जो लगभग 1 साल में 16 करोड़ की लागत से एक पुल बनता है और 16 दिन के अंदर ही जो है उसकी अप्रोच रोड ढह जाती है, तो यह अपने आप में हमारी पूरी निर्माण की प्रणाली के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बहुत सारे नागरिकों का ये भी मानना है कि सरकार और सिस्टम का बहुत बड़ा ध्येय अपनी इमेज मैनेजमेंट को भी सुधारने में है और ये साबित करने में है कि पुल नहीं टूटा है, जो कि हकीकत भी है कि पुल नहीं टूटा। लेकिन सवाल तो अपनी जगह अभी भी है कि वो जो इतना बड़ा जो क्रेटर किस्म का वहाँ पर जो बना, जो बड़ा गड्ढा बना, वो क्यों बना। तो इस किस्म के सवालों पर कैसे जवाबदेही तय हो, ये तो एक उदाहरण है। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर पर देखें तो आज इस उदाहरण को भी सामने लेते हुए पिछले वर्ष, चाहे वो धराली की बहुत बड़ी आपदा हो, ऐसी छोटी बड़ी आपदाएं, इस किस्म की जो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उनको देखते हुए जो 3 प्रमुख बातें कि हमारी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस कैसी बने, हमारा फ्रेमवर्क कैसा बने, क्योंकि जो वर्तमान में जो हमारा आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है उसको लेकर के क्या उसमें इतनी क्षमता है कि आने वाले वर्षों की वो आपदाओं का वो सामना कर सकता है। और जो हमारी जो विशेष तौर पर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आने वाले वर्षों में और सड़कें बननी हैं और टनल्स बनने हैं और ब्रिजेस बनने हैं, तो इसको एक बड़े लैंडस्केप में देखने की आवश्यकता है। ये उत्तराखंड जैसे एक हिमालयन स्टेट के लिए असल में ये मामला सीधे सीधे लापरवाही और भ्रष्टाचार का है। इसी इलाके में पिछले साल बारिश और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ था, तो सरकार जागी क्यों नहीं? क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि यहाँ बहने वाली टॉन्स नदी के प्रवाह और भारी बारिश के जोर को देखते हुए इस सड़क और पुल के प्रोजेक्ट की बेहतर और पुख्ता प्लानिंग होनी चाहिए? क्लाइमेट क्राइसिस के बिगड़ते दौर में ये सबसे बड़ी चुनौती संभवतः आज उत्तराखंड राज्य के सामने, उत्तराखंड राज्य के लोगों के सामने। एक आखिरी बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जहां आपदाओं से जान माल का नुकसान होता है,
इससे हमारे राष्ट्र की और राज्य की जीडीपी पर भी बेहद बड़ा असर पड़ता है। पिछले वर्ष 2025 की आपदा का जिक्र करें तो स्वयं राज्य सरकार ने भारत सरकार को आपदाओं के बाद में हुए PDNA यानी पोस्ट डिजास्टर नीड्स एनालिसिस असेसमेंट के माध्यम से जानकारी दी थी कि उत्तराखंड राज्य में पिछले वर्ष 15,000 करोड़ का आपदाओं में नुकसान हुआ था। लेकिन आपदाओं में इस 15,000 करोड़ की क्षति की बात सरकार तब समझे जब उसके काबीना के वजीरान रील बनाने से छुट्टी पाएं। सरकार ने अगर राज्य में हर साल होने वाली बारिश के आंकड़े देख लिए होते तो शायद उसे रील बनाने से अधिक फायदा हुआ होता। देहरादून जिले के पूरे साल में होने वाली बारिश औसतन 2000 या 2100 मिलीमीटर इसके आसपास ही है। लेकिन सबसे अधिक बारिश जुलाई और अगस्त में होती है, जहां दोनों महीनों में करीब 650 मिलीमीटर बरसात होती है। हर महीने यानी जुलाई और अगस्त में करीब 630 मिलीमीटर के लगभग बारिश होती है। मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जहां ये सड़क धंसी वहां उसके आसपास खूब बारिश हुई। देहरादून के हाथीबड़ कला में 24 घंटे में 194 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। इससे कुछ दूर मालदेवता में तो 233 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो गई। यानी इन दो जगहों को ही लें, मैं बाकी जगहों को तो जोड़ ही नहीं रहा हूं, तो इन दो जगहों की बारिश है 427 मिलीमीटर। पूरे जुलाई की औसतन बारिश का 67%, यानी 2/3 बारिश केवल 24 घंटों में हो गई। यानी पूरे महीनों में अगर 100 लीटर पानी बरसता है देहरादून में तो 67 लीटर देहरादून की इन दो जगहों में ही बरसा। और ये पहली बार नहीं है, हर साल मॉनसून में ये दिख रहा है। अलग अलग जगह देश के अलग अलग राज्यों में आपदाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है और संपत्ति की क्षति हो रही है। सब जानते हैं कि चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं और राज्य आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। लेकिन कोई पूछे कि राज्य में मंत्रियों और अधिकारियों का काम रील बनाना है या अपने काम को गंभीरता से करना, इसका कोई जवाब नहीं है। कमाल है कि पहले तो ये रास्ता बन ही नहीं रहा था और अब जनता ने इसकी मांग उठाई तो इसे जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए आनन फानन में लीपापोती की गई, जिसका नतीजा साफ दिख रहा है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री तो क्या, किसी भी जिम्मेदार समाज में राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए। लेकिन रील और इन्फ्लुएंसर डिपेंडेंट प्रशासन से ऐसी उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा ही है। सही बात तो यह है कि आज के हाल में रीलबाजी ही तरक्की है और रील ही नेता की पहचान है। जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के नाम पर प्रधानमंत्री के लेवल पर यह हो रहा है तो बाकी मंत्रियों से क्या ही कहा जा सकता है। ऐसे वक्त में जब ये रील कल्चर अधिकारियों को भी बीमार कर चुका है और प्रशासन को भी पंगु कर रहा है, तो ये याद दिलाना जरूरी है कि उत्तराखंड के सभी जिले, जी हां, सभी जिले भूस्खलन और भू धसाव की दृष्टि से मोस्ट वल्नरेबल हैं। जी हां, जिनमें देहरादून जिला भी शामिल है और रुद्रप्रयाग और टिहरी तो लिस्ट में टॉप में है ही। मैंने इस पर एक पूरा वीडियो पहले किया था जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक अगर आपने इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसके मेंबर बने, ज्वाइन का बटन दबाएं। केवल 59 रुपए, जी हाँ, केवल 59 रुपीज में आप इको लवर बन सकते हैं, जहां आपको मेंबरशिप बैज के साथ साथ कमेंट का प्रायोरिटी बेसिस पर रिप्लाई और सभी मेंबर्स ओनली वीडियोस का एक्सेस भी मिलता है। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।